नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी। हमारे पास एपू का कंटेंट कैटलिस्ट का एक लेख है, तो इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये लेख काफी अच्छा है। बताता है कि मशीनें हमारी भाषा, इंसानी भाषा को कैसे समझती हैं, मतलब कैसे इंटरप्रेट करती हैं, कैसे जवाब देती हैं। सही। और इसका मकसद यही है समझना कि ये सब होता कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। आजकल कहाँ नहीं है एनएलपी। हमारे फोन में देखो वो वॉइस असिस्टेंट्स। हाँ, अलेक्सा, सिरी। हाँ, या फिर वेबसाइट्स पर चैटबॉट्स या गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल्स। ये सब एनएलपी ही तो चला रहा है पीछे से। एपू का लेख भी यही कहता है कि ये हमारी डिजिटल लाइफ का एक छुपा हुआ पर बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। तो चलो देखते हैं ये होता कैसे है। लेख के हिसाब से ये मिक्सचर है ना? भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और मशीन लर्निंग का। हाँ, एक तरह से संगम है और गोल सीधा सा है। मशीनों को हमारी भाषा सिखाना, उसे प्रोसेस करना, एनालाइज करना, चाहे वो लिखा हुआ टेक्स्ट हो या बोली गई बात। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? डेटा से। हाँ, सबसे पहले चाहिए ढेर सारा डेटा, मतलब बहुत ज्यादा टेक्स्ट या स्पीच डेटा। सोचिए, किताबें, आर्टिकल्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, सब कुछ। अच्छा। और लेख में आपू ने इस बात पर जोर दिया है कि डेटा की क्वालिटी और वो कितना अलग-अलग तरह का है, ये बहुत मैटर करता है। मॉडल कितना अच्छा सीखेगा वो इसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो डेटा आ गया, अब उसको मशीन के लायक बनाना होगा ना? लेख में टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की बात है, उसमें वो टोकनाइजेशन वगैरह, वो क्या चीज़ है? हाँ, तो टोकनाइजेशन मतलब टेक्स्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जैसे शब्दों में या वाक्यों में। अच्छा, जैसे एक वाक्य को उसके शब्दों में तोड़ दिया। बिल्कुल। फिर आते हैं स्टॉप वर्ड्स। ये आम शब्द होते हैं जैसे है, एक, और, में। इनको अक्सर हटा दिया जाता है क्योंकि एनालिसिस में ज्यादा मदद नहीं करते। और फिर एक जरूरी स्टेप है लिमिटाइजेशन या स्टेमिंग। इसमें शब्दों को उनके रूट फॉर्म, मतलब मूल रूप में लाया जाता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे शब्द है जा रहा हूं, जाती है, गए। इन सब का मूल रूप क्या है? जाना। तो मशीन इन सबको एक ही तरह से देखती है। इससे पैटर्न पहचानना आसान होता है। दिलचस्प। और एपू के लेख में लिखा था कि भारतीय भाषाओं के लिए ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। हमारी भाषाओं में ग्रामर, शब्दों के रूप, वो सब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये स्टेप्स थोड़े ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। समझ गया। तो शब्दों को मूल रूप में ले आए। अब लेख में फीचर एक्सट्रैक्शन का जिक्र है, मतलब टेक्स्ट को नंबर्स में बदलना। एग्जैक्टली। मशीनें भाषा ऐसे नहीं समझती, वो नंबर्स समझती हैं, गणित। तो टेक्स्ट को नंबर्स में, मतलब एक न्यूमेरिकल फॉर्म में बदलना पड़ता है। कैसे करते हैं ये? इसके लिए कई टेक्निक्स हैं, जैसे बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF या आजकल वर्ड टू वेक जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स भी हैं। ये सब टेक्स्ट को वेक्टर्स यानी नंबर्स के सेट्स में बदल देती हैं। अच्छा। और आपो का पॉइंट ये है कि कौन सी टेक्निक बेस्ट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हमेशा एक ही तरीका काम नहीं करता। ओके, तो अब हमारे पास नंबर्स हैं, अब मशीन लर्निंग मॉडल का काम शुरू होता है। हाँ जी, अब आता है मॉडल ट्रेनिंग का फेज। यहाँ पर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। ये एल्गोरिदम्स उस न्यूमेरिकल डेटा से पैटर्न सीखते हैं। पहले कौन से एल्गोरिदम्स यूज होते थे? पहले, मतलब ट्रेडिशनल ML में नाइव बेस या SVM जैसे एल्गोरिदम्स काफी चलते थे। स्पैम फिल्टर बनाने में या डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करने में ये अच्छे थे। लेकिन लेख में डीप लर्निंग पर ज्यादा फोकस है। RNNs, LSTMs और खासकर ट्रांसफॉर्मर्स, इन्हें इतना गेम चेंजर क्यों माना जाता है? ओह, डीप लर्निंग ने तो NLP को बिल्कुल बदल ही दिया है। RNS और LSTMs इस बात को समझने में कामयाब हुए कि शब्दों का क्रम, उनका सीक्वेंस मायने रखता है। ये पहले मुश्किल था। लेकिन फिर आए ट्रांसफॉर्मर्स जैसे BERT और GPT। ये तो और भी पावरफुल निकले। इनमें एक खास चीज होती है, अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म वो क्या है? वो मॉडल को ये समझने में मदद करता है कि एक लंबे वाक्य या पैराग्राफ में कौन से शब्द एक दूसरे के लिए ज्यादा जरूरी हैं, भले ही वो दूर दूर क्यों ना हो। इससे वो भाषा की बारीकियां जैसे कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत व्यंग्य भी बेहतर समझ पाते हैं। वाह। इसी वजह से NLP की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन्हीं मॉडल्स की वजह से हम आज इतने सारे बड़े एप्लीकेशन देख रहे हैं, जैसे आपने शुरू में बताया वर्चुअल असिस्टेंट्स। क्या कह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में उनकी राय क्या है,
पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ, ये तो बिजनेस के लिए बहुत काम का है। बिल्कुल। और मशीन ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट देख लीजिए कितना अच्छा हो गया है अब। सही बात है। लेख में टेक्स्ट समराइजेशन और स्पीच रिकग्निशन का भी नाम था। हाँ, मतलब लंबे लंबे आर्टिकल्स का छोटा सारांश बनाना या जो हम बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में बदलना। और डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, जैसे ईमेल को अलग फोल्डर में डालना। हाँ, वो भी। ये सब एनएलपी के ही उदाहरण हैं। और आपो का लेख ये भी बताता है कि कैसे ये हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में भी काम आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एनएलपी एक तरह से इंसानों और मशीनों के बीच की भाषा की दीवार को तोड़ रहा है। बिल्कुल। ये मशीनों को हमारी भाषा समझने और हमसे बात करने लायक बना रहा है। ये एआई की एक बहुत ही रोमांचक और तेजी से बढ़ने वाली फील्ड है। और इसका असर तो हर जगह दिख रहा है। नए नए अवसर खुल रहे हैं। निश्चित रूप से। चैट जीपीटी जैसे जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं वो दिखाते हैं कि मशीनें भाषा इस्तेमाल करने में कितनी माहिर होती जा रही हैं। भविष्य में तो ये बातचीत और भी ज्यादा नेचुरल और भी ज्यादा इंसानों जैसी होगी। ये सोचना ही काफी एक्साइटिंग है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जैसे जैसे मशीनें भाषा की बारीकियों को, मतलब इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट, शायद क्रिएटिविटी को भी समझने में बेहतर होती जाएंगी, तो क्या वो दिन आएगा जब हम ये फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि कोई टेक्स्ट इंसान ने लिखा है या मशीन ने? और अगर ऐसा हुआ तो उसके क्या मायने होंगे? सोचिएगा जरूर।